गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ा था, उसका नामकरण, उसमें पाई जाने वाली समावयवता, उसको बनाने की विधियाँ। और आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। अगर रासायनिक गुणों की बात करें, इसमें से कुछ गुण कक्षा 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला आ रहा सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, इन सब के साथ क्रिया करके उसके एस्टर अर्थात लवण बना देते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। जैसे मैंने कहा RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया करके RCOO अर्थात सोडियम एल्कोऑक्साइड बना देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। जैसे इस R की जगह हम CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम के साथ करा दी, तो ये बना देता है CH3COO अर्थात सोडियम एथोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। दूसरा पढ़ रहे हैं क्षारों के साथ क्रिया। अगर हम क्षारों की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया करके RCOO और साथ ही साथ जल बाहर निकाल देगा। सार की जगह हमने CH3COH, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये CH3COO सोडियम एथोक्साइड और साथ ही साथ जल बाहर निकाल देगा। तीसरा पढ़ रहे हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, यह कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। जैसे RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया कार्बोनेट का तो धातु कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 के साथ करा दे रहे हैं, तो ये अभिक्रिया करके RCOO
अर्थात लवण बना दिया इसने, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया संतुलित कर लेंगे। इस R की जगह हम CH3COH एसिटिक एसिड, इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये अभिक्रिया करके CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। ऐसे ही बाइकार्बोनेट के साथ देखें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये धातु बाइकार्बोनेट, यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया है, इसके साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात RCOONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इस R की जगह CH3COH एसिटिक एसिड ले लिया, इसकी अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ये अभिक्रिया करके CH3COONA सोडियम मेथॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। चौथी अभिक्रिया आती है अल्कोहल के साथ। और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको हमसे एग्जाम में भी पूछता है इसकी क्रिया विधि। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अर्थात RCOH ये अभिक्रिया कर रहे हैं ROH अल्कोहल के साथ, तो अभिक्रिया करके एस्टर अर्थात RCOOR और साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान एस्टर उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कह देते हैं। क्योंकि अभिक्रिया के दौरान हमें एस्टर बन रहा है। इसका एक एग्जाम्पल देखें, CH3COH, इसकी अभिक्रिया CH3OH, तो ये अभिक्रिया करके CH3COOCH3 अर्थात मैथिल एथेनोएट और जल का निर्माण करता है। ये जो अभिक्रिया हो रही होगी ये या तो H2SO4 या फिर कह सकते हैं HCl, इन अम्लों की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 या फिर शुष्क HCl की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप हमें एस्टर प्राप्त होते हैं, इसलिए ये अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात आ रही है इसकी क्रियाविधि की। बहुत बार एग्जाम में हमसे पूछेगा भी कि एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी क्रियाविधि लिखिए। इसमें कुछ स्टेप होंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया के क्रियाविधि में। अगर हम क्रियाविधि की बात करें जो एस्टर था अर्थात जो कार्बोक्सिलिक अम्ल था RC≡O OH, ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल था। जब इसको
एक प्रोटॉन दिया जाता है। पहला स्टेप है कि हम इसको एक प्रोटॉन दे रहे हैं। ये जो प्रोटॉन है ये आ रहा होगा हमारे पास, हमने अभी जो अभिक्रिया पढ़ी उसमें हमने कहा कि ये या तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में या फिर शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो उनमें से हम एक प्रोटॉन ले रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रोटॉन लेकर के प्रोटॉनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। फिर ये प्रोटॉनीकृत जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एक संघनित उत्पाद का निर्माण करता है। इस संघनित उत्पाद को अगर हम व्यवस्थित करें तो ये इसमें से जो हमारे जब व्यवस्थित कर दिया जो संघनित उत्पाद था, इसमें से जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर कर दिया जाता है, साफ देखने को मिल रहा है हमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हम बाहर कर दें तो ये प्रोटॉनीकृत एस्टर का निर्माण करता है। और जो प्रोटॉनीकृत एस्टर था इसमें से जब प्रोटॉन बाहर निकाल दिया जाए तो ये एस्टर का निर्माण कर देगा। ये थी एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो हम कहेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जब उसको एक प्रोटॉन दिया जाता है तो वो प्रोटॉनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। प्रोटॉनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो ये एक संघनित उत्पाद देता है। संघनित उत्पाद को व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के पश्चात उसमें से जल के अणु बाहर हो जाते हैं तो ये प्रोटॉनीकृत एस्टर का निर्माण करता है। और उसमें से जब एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है तो वह एस्टर का निर्माण कर देता है। ये थी एस्टर की क्रियाविधि। उसके बाद जो अगली अभिक्रिया आ रही है पांचवी, वो है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया अर्थात कार्बन डाई किसी भी अभिक्रिया में से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगी? विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया हमने, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH अर्थात प्रो 1,3 डाइओइक अम्ल। इसको जब 415 से 425 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये CH3COH
ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया CH3COH अर्थात एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल, और साथ ही इस अभिक्रिया में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो जब कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या कार्बनिक यौगिक में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होगी तो वह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम कोल्बे विद्युत अपघटन। जो कोल्बे कोई भी कार्बोक्सिलिक जो समूह होगा, जब उसका विकार्बोक्सिलीकरण किया जाता है तो उसमें से जो लवण होंगे वो उनका सांद्र जो जलीय विलयन होगा उनका विद्युत अपघटन किया जा सकता है। तो ऐसा जो विद्युत अपघटन होगा उसको हम कोल्बे विद्युत अपघटन कह देते हैं। जैसे RCOO, कोई हमने लवण ले लिया RCOO, इसका जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो यह RCOO ऋणायन प्लस Na धनायन दे रहा होगा। अब हम देखेंगे कि जो एनोड होगा, एनोड पर ये RCOO ऋणायन अपघटित होकर के एल्केन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और जबकि जो कैथोड होगा, कैथोड पर जो जल के मॉलिक्यूल्स होंगे वे टूट करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन का निर्माण करते हैं। अर्थात एनोड पर हम देखें तो जो ये हमारे पास RCOO ऋणायन था, ये अपघटित होकर के R सिंगल बॉन्ड R अर्थात कोई एल्केन बना लिया, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करेगा। और जबकि जो कैथोड होगा, कैथोड पर जो जल के मॉलिक्यूल्स होंगे वे टूट करके H+ आयन और OH- आयन के रूप में टूट जाते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हम हैलोजनीकरण अभिक्रिया की। अगला रासायनिक गुण है, या इस अभिक्रिया को हम HVZ अभिक्रिया भी कहते हैं, अर्थात हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की अभिक्रिया। हैलोजनीकरण HVZ अभिक्रिया। नाम हुआ इसका हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की अभिक्रिया। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जब उसका हम क्लोरीनीकरण कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब क्लोरीनीकरण किया जाता है, या हम कहेंगे कि फास्फोरस की अल्प मात्रा में या तो उसका क्लोरीनीकरण कर रहे हैं या फिर उसका हम ब्रोमीनीकरण करते हैं, तो ये मोनोक्लोर, जैसे यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड ले रखा है, एसिटिक एसिड का क्लोरीनीकरण कर रहे हैं तो ये CH3COO
उसके साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, अर्थात मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर होगा और वो Cl के साथ क्रिया करके HCl बना देगा। फिर से इसका क्लोरीनीकरण कराते हैं तो ये डाई क्लोरो एसिटिक एसिड अर्थात CHCl2COOH का निर्माण करता है और इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर होगा। फिर से इसका जब क्लोरीनीकरण कराया जा रहा है तो ये क्लोरीनीकरण करके CCl3COOH अर्थात ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये जो अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया को हम HVZ अर्थात हेल्महोल्ट्ज जेलेन्स्की की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें सीधे सीधे कहेंगे कि जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड ले रखा है, उसका क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण करा रहे हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो वो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकाल रहा है। फिर से उसका क्लोरीनीकरण कराया जाता है तो डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, और फिर से उसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। उसके बाद लास्ट अभिक्रिया आ रही है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला हैलोजनीकरण, जब बेंजीनोइक अम्ल का क्लोरीनीकरण कराया जाता है आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये क्लोरीनीकरण के फलस्वरूप मेटा क्लोरो बेंजीनोइक अम्ल और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकालेगा। दूसरा नाइट्रीकरण, बेंजीनोइक अम्ल का जब नाइट्रीकरण अर्थात HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ये मेटा नाइट्रोबेंजीनोइक अम्ल का निर्माण करता है। NO2 समूह मिल जाएगा और साथ ही साथ जल के अणु बाहर निकाल देगा। तीसरा सल्फोनीकरण, बेंजीनोइक अम्ल का जब सल्फोनीकरण कराया जाता है अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो मेटा सल्फो बेंजीनोइक अम्ल का ये निर्माण कर देता है। और साथ ही साथ जल के अणु बाहर निकाल देगा।